नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस इंग्लिश की जो चलती फिरती सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने आधा सफर तय कर चुके हैं। आप लोगों का सहयोग और मदद हमारे लिए बहुत ही सराहनीय रहा, और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं देखने के बाद बहुत दिल खुश हो जाता है और अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि और हम लोगों को इसी तरीके से मेहनत करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सीरीज की आज हम लोग टेंथ के ऐसे चैप्टर पे आ गए हैं, ऐसे टॉपिक पे आ गए हैं हम, जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कंक्लूजन बहुत कम है। क्योंकि आप लोगों ने आज तक ऐसा पढ़ा नहीं होगा कि जहां पास कंक्लूजन ज्यादा हो, कंफ्यूजन कम हो। तो इसी को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने आज ये वीडियो टॉपिक पे डाली है, जिसमें आपको 110% कंक्लूजन आज के बाद आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और एकाग्र मन से, चिंतन मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि पढ़ाई तो जिंदगी में कभी न कभी आपको मेहनत पढ़ाई के ऊपर करनी है, बिना पढ़ाई कुछ होना नहीं है। ठीक है, आप हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए अगर कोई कुछ भी कर सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो तुम लोग केवल पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहे हो और पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, जिसके कारण तुम लोगों को बदलाव होना है। किस बात को ध्यान में रखते हुए पीछे दो आपके चेहरे हैं, माता और पिता। तो हम लोगों को एक बार पढ़ने है, पढ़ाई करनी चाहिए, और जो भी करनी चाहिए मन लगा के करनी चाहिए। तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज हम लोगों का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सारा कुछ बस इसके नाम पर डिपेंड है। इसके नाम को अगर हम लोगों ने तोड़ के अगर पढ़ लिया तो सब कुछ आपको एक वीडियो में, पूरा सारांश वीडियो को 5 मिनट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं, अगर टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फ्यूचर, फ्यूचर यानी क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर यानी क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर यानी भविष्य। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसी से मिलता जुलता। तो कॉन्टिन्यूअस को मॉडिफाई करके क्या बना देंगे हम लोग? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू यानी क्या होता है? लगातार। और टेंस यानी क्या होता है? समय या काल, जो भी चल रहा होता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस। तो फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य। कॉन्टिन्यू यानी, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार। टेंस यानी काल, समय। तो मतलब फ्यूचर में ऐसा काम, इस टॉपिक में किसके बारे में बात करेगा? फ्यूचर में ऐसा काम। आप अगर इस बात को समझ गए तो वाक्य को देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन से टेंस का है। तब आपको बहुत आसानी होगी, आप रूल लगा के बना के बोल देंगे। थोड़ा और अगर आप सीखते जाए, प्रैक्टिस कर ले, तो ये इतना तेज हो जाएगा कि आप लोग मन में ही तुरंत बना के बोल पाते हैं। जैसे ये जो इंग्लिश बोलते हैं, वो इतनी फास्ट इंग्लिश कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि वो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि जिस भी सेंटेंस, जिस भी टेंस के बारे में बोलना होता है वो तुरंत बातें कर पाते हैं। ठीक है, तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का भी हो जाएगा। तो पहला, इसमें इस टॉपिक के अंदर में पहला मतलब फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य। इस टॉपिक के बारे में ऐसी ऐसी बातें होंगी जो भविष्य में, ऐसे काम के बारे में बात करोगे जो भविष्य में लगातार चल रहा होगा। ठीक है, रुका नहीं होगा। एक एग्जांपल लो, जैसे वह पढ़ रहा होगा।
ठीक है, और ये कैसा एग्जाम्पल है, कैसा एग्जाम्पल है? तो आप बोलोगे इस एग्जाम्पल से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दूसरा ट्राई करिए। तो हम दूसरा भी लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं अगर कहूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या ये सही है? क्या इसका सेंस आपको समझ में आ रहा है कि जब काम लगातार चलेगा वो हर बार मदद करेगा या नहीं? तो क्या ये बात सही बैठ रही है? तो आप बोलोगे नहीं बैठ रही। तो फिर क्या एग्जाम्पल लिया जाए? वह अपना काम पूरा कर रहा होगा। इस एग्जाम्पल से आप समझिए, वह अपना काम पूरा कर रहा होगा। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि वह अपना काम कर रहा होगा, मतलब काम फ्यूचर में है। कैसा है? काम कर रहा होगा, काम कैसा है? फ्यूचर में, लेकिन काम चालू होगा। तो जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अन्यथा और ऑन गोइंग एक्शन चालू होगा। वह अपना काम कर रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाएगा, वह खाना खा रहा होगा, ठीक है। मतलब ऐसे सेंटेंस। और अभी मैंने इसके पहले क्या बोले थे, एक सेंटेंस जिसमें हम लोगों को बात करनी थी, वो क्या थे? वह अपना काम कर रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोले थे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें वन टाइम एक्शन होता है, ठीक है। वन टाइम एक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है, तो एक बार ही मदद करेगा, वो बार बार थोड़ी ना करेगा। या फिर मदद करना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लगातार काम करता रहेगा। तो इस तरह की बातें हैं जो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही है कि फ्यूचर में ऐसी बात, ऐसा काम जो चल रहा होगा, रुका नहीं होगा। वह खाना खा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, वह टीवी देख रहा होगा, ठीक है। जो काम चालू होगा फ्यूचर में, ऐसा। तो हम इसके बारे में एक एक चीज अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको पहचान करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इनको हम वाक्य में कैसे कैसे किस तरीके से पहचान पाएंगे? तो सबसे पहले पहचान क्या होगी? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रही होगी या रहे होंगे, या जा रहा हूंगा, या रहा हूंगा, ठीक है। जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं उनको पहचानने में मतलब सॉरी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द आ जाए वो कैसा होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होता है, ठीक। तो अब दूसरा पहचान क्या होगा? पहली पहचान तो ये हो गई। दूसरा पहचान होगा उस टेंस के बारे में ये बताया जाएगा कि वो काम चल रहा होगा, रुका नहीं होगा। तो यहां पास क्या लिखना हम लोगों के लिए उचित पड़ेगा कि फ्यूचर में ऑन गोइंग एक्शन चालू होगा, मतलब जो काम होगा वो चल रहा होगा। तो भविष्य में कार्य चल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस समझ में आते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाने के रूल होते हैं, कितने प्रकार के रूल होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस हम बोल पाते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो जो रूल होते हैं, जो हम लोग रूल लगा के सेंटेंस बनाते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि हम कितने प्रकार के सेंटेंस बोल पाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि वह टीवी देख रहा होगा, तो फ्यूचर में काम चल रहा होगा, ठीक है। वह टीवी देख रहा होगा,
काम कर रहा होगा, क्या देखने का। तो ये एक तरह की ये वाक्य होगा। उसी वाक्य को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, वह टीवी नहीं देख रहा होगा। ठीक है, दो तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या वह टीवी देख रहा होगा। ठीक है, तीन तरीके के वाक्य भी हमने बोले। अब चौथा तरीका क्या हो सकता है, क्या वह टीवी नहीं देख रहा होगा। चार तरीके के वाक्य तो हमने आपके सामने बोल दिए। पांचवा तरीका भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वह क्यों टीवी देख रहा होगा। है, प्रश्न तो पूछ रहा है क्या वाला भी और क्यों वाला भी, लेकिन तरीका क्या है, अलग अलग है। और तरीका अलग अलग है तो उसका यूज भी अलग अलग होगा। और छठवां तरीका क्या हो सकता है, वह क्यों नहीं टीवी देख रहा होगा। हम तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जनरली हम लोग कितने प्रकार के वाक्य बनाकर बोलते हैं, 6 तरीके के वाक्य बनाकर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग 6 तरीकों को अच्छे से पढ़ेंगे और किसको क्या कहते हैं ये भी जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, जो सबसे पहले बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। तो सेंटेंस प्रकार जो पहला होगा उसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो साधारण वाक्य बोलते हैं। अब कैसे साधारण वाक्य, तो समझिए, जो जिसमें नहीं आता है, नहीं आता है, और जो वाक्य सवाल नहीं पूछते, जो टिप्पणी वाक्य नहीं करते, जो कॉमनली पूछे जाते बोले जाते। मैं आपसे कहूँ कि अगर प्रेजेंट में मतलब तुरंत में वो वाक्य बोले जाए तो कैसे, वह खाना खा रहा है, वह ऐसा कर रहा है, वो होमवर्क लिख रहा है, मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, वह कल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, ऐसे वाक्य। ठीक है, तो इसको फ्यूचर में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। वह स्कूल जा रहा होगा, तो फ्यूचर में काम चल रहा होगा, काहे का, जाने का। वह टीवी देख रहा होगा, वह अपना होमवर्क कर रहा होगा, वह उसे मार रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये तरीके क्या होते हैं, सारे सिंपल वाक्य होते हैं। तो इसको बनाने के रूल क्या होता है, तो इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल या शैल आएगा। फिर क्या आएगा, विल शैल के बाद क्या आएगा, वी आती है। क्या आती है, वी, जो इस सबको बहुत ही अलग बनाती है। तो सब्जेक्ट, विल, शैल, वी। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा, आईएनजी जुड़ेगा इसमें। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो बचेगा उसको लास्ट में लिख देगा। ओके, अगर कुछ टाइम बढ़ रहा है तो वो सारे एक्सेट्रा में आ जाए, जैसे टुमारो, ठीक है, 1 मंथ, 2 मंथ, ठीक है, जो ऐसे आते हैं वो सारे एक्सेट्रा में जुड़ जाता है। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल लेने से पहले ये जानेंगे कि इनमें ये सारी चीजें जो लिखी है ये होती क्या है। सब्जेक्ट ये करता होता है, जो काम को करता है। ये हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है। ये बी, ये सब में जुड़ता है, ये एक फॉर्म है इसको डिनोट करने का। मेन जो होती है वो मुख्य क्रिया होती है, जो वाक्य में काम हो रहा होगा। ये दो जरूर आ जाएंगे वाक्य में, अगर ये नहीं आता तो चलेगा, लेकिन वाक्य इन दोनों के बिना बनेगा ही नहीं। आईएनजी फ्यूचर को डिनोट करता है, किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर पार्टिसिपल में। ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, कर्म, जिसके लिए वाक्य में कुछ काम हो रहा होगा। ठीक है, और ईटीसी जो कुछ भी बढ़ेगा अतिरिक्त हम लोग लगा देंगे। अब एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो वह, अब इसके पहले हम लोगों को कुछ नोट पॉइंट डालना है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि विल शैल कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट क्या कैसे कहाँ आएगा, किसके साथ विल किसके साथ शैल लगेगा। अगर ये सवाल आप कर पा रहे हैं अपने से दिमाग में तो आप एक जीनियस स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप पढ़ते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है
तो आप तर्क कर पा रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंटों में से 10% ऑलरेडी ऊपर होते हैं। इतनी आपके क्षमता होती है कि जो बच्चा नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 110% अपना दे देगा। पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा। अगर 4 घंटा पढ़ता है तो तुम 3 घंटे में ही अपना काम कर जाओगे और उससे बेहतर तरीके से। तो कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक है। इसलिए तर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, तर्क करना चाहिए। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान होती है, तर्क रहित व्यक्ति नहीं होता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले नोट पॉइंट क्या रहेगा कि वाक्य में, सबसे पहले नोट पॉइंट पहला, वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। वाक्य में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, वाक्य में सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के हिसाब से लगाई जाती है। कर्ता के हिसाब से लगाई जाती है। और दूसरा क्या होगा? अब पहला तो यह हो गया कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है। तो अब कौन से कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, अभी दूसरे पॉइंट हम लोग ये जानेंगे। ठीक, तो कौन से कर्ता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगती है? तो कर्ता ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई, वी, यू, दे, ठीक है। या किसी का नेम हो, नेम के साथ विल का प्रयोग, विल का प्रयोग व कर्ता आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल का प्रयोग होता है। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? वो आपको सोचना चाहिए क्या कि ही, सी, इट, दे, वी, यू नेम के साथ विल का प्रयोग होता है। तो कर्ता आई वर्ग के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो अब ये डायरेक्ट भी तो लिखवा सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ जहां आई मैं शब्द दिख जाए वहां सेल का प्रयोग हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं होगा। लेकिन पहले ऐसा होता था कि आई और बी के साथ ओनली सेल का प्रयोग होता था और बाकी जो बचा उसके साथ विल, क्योंकि सेल एक क्या है? मॉडल वर्ब है और बी विल एक फ्यूचर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो आज की मॉडर्न इंग्लिश यह कहती है कि आई के साथ भी विल का प्रयोग होने लगा, वी के साथ तक प्रॉपरली विल का प्रयोग होने लगा, इसलिए मैंने बी को डायरेक्ट लिखा दिया। लेकिन आई के साथ भी विल का प्रयोग होने लगा। अब कहां कहां होगा, किस सेंटेंस में होगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो नोट पॉइंट थर्ड, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसी के साथ होगा। जिस वाक्य में क्या क्या आज दिख जाए तो वहां आई के साथ सेल का प्रयोग होगा। जिस वाक्य में क्या दिख जाए, कोई डिसीजन दिख जाए, डिसीजन यानी कोई निर्णय दिख जाए, या फिर पक्का इरादा दिख जाए, कोई पक्का इरादा या कोई प्रॉमिस दिख जाए कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, ये क्या है? कमिटमेंट है। कुछ कमिटमेंट दिख जाए, कमिटमेंट दिख जाए और कमिटमेंट दिख जाए ईटीसी, तब उस वाक्य में हम
कर्ता आई के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, विल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको जरूर पढ़िएगा कि जिस वाक्य में डिसीजन, पक्का इरादा, प्रॉमिस, कमिटमेंट etc ऐसा कुछ दिख जाए तो उस वाक्य में भी हम कर्ता आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो इस वाले रूल के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे तब ना समझ में आएगा हम लोगों को। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। अब ये कैसा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ना कि कॉन्टिन्यूअस का है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट में ज्यादा कुछ खास नहीं, कुछ भी वो नहीं है, मतलब चेंजिंग नहीं है ज्यादा। यहाँ पास वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है, वहां वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगती, बस इतना सा फर्क है। और उसमें ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बात नहीं होती, उसमें वन लाइनर जो हम लोग बेसिस यूज करते हैं, जो रोज के सेंटेंसेस उनको बनाने में काम आता है, मैं उसकी मदद करूंगा। ये रोज का सेंटेंस है, जनरली बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस। तो इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ठीक है। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। और मैंने वहां पास अच्छे से भी बताया था कि आई के साथ विल का प्रयोग कहाँ और क्यों होता है। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये क्या है, मेरी कमिटमेंट है, मेरी ये क्या है, कमिटमेंट है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहां पास क्या हो सकता है, आई के साथ क्या लगेगा, विल। मदद करूंगा, मदद यानी क्या होता है, हेल्प। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस सेंटेंस में ये सारे दिख जाए उसमें क्या होता है, आई के साथ विल का प्रयोग होता है, अन्यथा शैल का बहुत ही कम प्रयोग होता है, शैल का बहुत ही कम प्रयोग होता है। मॉडर्न इंग्लिश में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन दिख रहा है तो विल लगा के आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हम लोग इंडेफिनिट का एग्जांपल लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सॉरी इंडेफिनिट के लिए अफर्मेटिव का एग्जांपल लेते हैं। वह शाम को टीवी देख रहा होगा। सबसे पहला काम आपको देखना है कि वाक्य किस टेंस का। तो टेंस क्या कहता है, वह शाम को टीवी देख रहा होगा। रहा होगा मतलब काम चल रहा होगा, काम देखने का चल रहा होगा। तो ये कैसा है, चालू होगा काम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। लेकिन इसे जनरल है ना, एकदम सामान्य सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का रूल लगेगा साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट विल या शैल बी एमबीए आईएनजी ऑब्जेक्टिव। तो ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन देख रहा होगा, वाह। तो वाह के लिए क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ पास लड़के की बात हो रही है, ना कि लड़की की, लड़की की। वह शाम को टीवी देख रही होगी तो यहाँ सी हो जाता, लेकिन कोई रहा है तो यहाँ पास ही है। ओके, अब यहाँ पास विल या शैल, तो मैंने क्या बताया था, ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ही के साथ विल, अब विल तो जरूरी है, कंपल्सरी लगेगा ही लगेगा। फिर मेन वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, क्या कर रही है वह क्या कर रही है, देख रही है। क्या कर रही है, देख रही है। तो देख का मीन्स होता है वॉच, यानी क्या होता है, देख। अब उसमें क्या जोड़ देना, आईएनजी इसी में जोड़ देना है, ठीक है। वॉचिंग, अब क्या देख रही है, क्या देख रही है, टीवी देख रही है। अब आपको लगता होगा कि ये तो बन गया, काम खत्म हो चुका है सेंटेंस। अब यहाँ पास देखिए,
वह की मीनिंग ही बन गई, शाम की मीनिंग बची है, को की मीनिंग बची है, रहा होगा की मीनिंग विल बी बन गई, टीवी की मीनिंग टीवी, देख की मीनिंग वॉचिंग। तो ये दो चीज बच रही है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेट्रा में चिपका देंगे। तो यहाँ पास क्या है, शाम को, तो मतलब इन द इवनिंग, ठीक है। ही विल बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग, वह शाम को टीवी देख रहा होगा। जनरली आप सेटिस्फाइड है इस एग्जाम्पल के साथ? आप कर सकते हैं इसी प्रकार के एग्जाम्पल, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी प्रकार के एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब हम लोगों का दूसरा जो सेंटेंस आता है दूसरे प्रकार का, जिसमें हम लोग नहीं शब्द फेर देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अब हम लोग यहाँ पास नहीं शब्द के साथ खेलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब जिस वाक्य में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए वहां पास क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। तो वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, नहीं शब्द। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, रूल, सारा रूल वही रहेगा, बस वहां पास नॉट नहीं था, यहाँ पास नॉट आ जाएगा बस। इसलिए टेंस बहुत सरल होता है, जिससे आने लगता है उसको बहुत सरल होता है। तो यहाँ पास क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगी, हेल्पिंग बाय विल या सेल। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट वी। फिर मेन वर्ब क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल ले लो, वही वाले एग्जाम्पल के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल, वह शाम को टीवी नहीं नहीं देख रहा होगा। अब एग्जाम्पल ये कह रहा है कि वाक्य में नहीं शब्द आ गया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसको बनाते हुए। सब्जेक्ट वह, यहाँ पास अगर क्या लगा दिया जाए, रही, रही तो वह के सेंस में रही के लिए क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि कोई लड़की है तो लड़की के लिए क्या आता है, सी। तो सी के साथ विल लगेगा, सेल, तो सी के साथ विल लगेगा। सी विल नॉट, अब नॉट बी, अब वॉचिंग, वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कितना सरल और कितना अच्छा है। अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस में जो कि रहेगा, क्या रहेगा अब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य की पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों की शुरुआत ही क्या शब्द के साथ होती है, तो इसमें कुछ नोट पॉइंट भी है, उसको डालेंगे। हिंदी वाक्य में जो हिंदी वाक्य क्या के साथ, क्या के साथ शुरू होता है, वहां प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है।
का नियम लगता है, परंतु हम उस वाक्य में क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। क्या, जैसे कि वॉट यानी क्या होता है, क्या। वॉट यानी क्या होता है, क्या। ठीक है, तो उस वाक्य में क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या रूल होता है। पहले तो विल या शैल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद जो बी आती थी वो भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर बी आ जाएगी, फिर अपना शुरू होगा वही पुराना मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी, और ये कंपलसरी है। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या कहेगा, जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने क्या लिया था, वह शाम को टीवी नहीं देख रही है। अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो हम लोग कहेंगे क्या वह शाम को टीवी देख रही होगी। क्या वह शाम को टीवी देख रही होगी, और ये प्रश्न चिन्ह। तो अब इस वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्या शब्द से शुरुआत होती है, और उसमें हम क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं। जैसे अगर इसमें क्या शब्द आया तो सबसे पहले हम लोगों को किसकी मीनिंग बनानी चाहिए, व्हाट की, क्योंकि व्हाट यानी क्या होता है, क्या। लेकिन हम लोग व्हाट की मीनिंग नहीं बनाते, क्योंकि व्हाट की मीनिंग बनानी होती है WH वर्ड सेंटेंसेस में होते हैं। जब ये क्या इसी सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तब हम लोग व्हाट की मीनिंग बनाएंगे। तो इसका एक अलग से रूल है, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विल या शैल। तो विल या शैल किसके हिसाब से यूज होती है, करता। करता क्या है, लड़की है, लड़की है तो फिर विल, फिर सी, फिर बी, फिर मेन वर्ब क्या, वॉचिंग टीवी, फिर क्या है, इन द इवनिंग। और ये प्रश्नवाचक हुआ। तो ये वाला सेंटेंस एकदम सही है। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे। आप बोलोगे कि एक ही एग्जांपल लेके तुम चिपका रहे हो बार बार, तो हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे। क्या 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 राम आज अपना काम पूरा कर लेगा। क्या राम आज अपना काम पूरा कर रहा होगा। क्या राम अपना काम पूरा कर रहा होगा, आज नहीं लगाते यार। ठीक है, लगा लेते हैं, आप लोग बोलोगे मिटा दिए। क्या राम आज अपना काम पूरा कर रहा होगा, तो सबसे पहले रहा होगा फ्यूचर में। ठीक है, इसमें क्या शब्द से शुरुआत है, अच्छा इंट्रोगेटिव। ठीक है, लगाते ही ये वाला रूल। तो सबसे पहले विल या शैल, नाम आया तो नाम के साथ विल लगेगा। तो विल राम, फिर सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हो गया राम, फिर भी, तो विल राम बी। मेन वर्ब क्या है, करना। मेन वर्ब क्या है, करना। तो करना कहाँ मिस होता है, कहाँ मिस होता है, सॉरी। क्या राम आज अपना काम पूरा कर रहा होगा, तो विल राम बी कंप्लीट। विल राम बी क्या कर रहा है, डूइंग। विल राम बी डू के साथ क्या लगेगा, डूइंग होमवर्क। क्या हो जाएगा, होमवर्क।
विल राम बी डूइंग हिज HW, वो अपना काम, ठीक है। हिज HW क्या होगा, आज, आज के सेंस में यहाँ पास क्या बनेगा, टुडे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये वाक्य सही है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नहीं। क्या क्या के साथ विल आ गया, राम राम आ गया, आज टुडे आ गया, अपना हिज आ गया, काम तो वर्क तो आया ही नहीं, कर डूइंग आ गया, रहा होगा के साथ विल आ गया, तो विल राम बी डूइंग हिज, ठीक है, HW टुडे, तो सही बात है, हिज होमवर्क टुडे, तो एकदम सही सेंटेंस बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है सेंटेंस को बनाने में या फिर हिंदी वाक्यों को फेस करने में? अगर दिक्कत आ रही है तो 2 4 10 सेंटेंस जहां आप बनाएंगे तहां आपकी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं, अगर इन वाक्यों में आ जाए यहाँ पास इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव भी, मतलब अगर वाक्य में नहीं शब्द भी आ जाए, ठीक है, कैसा आ जाए, नहीं शब्द भी आ जाए, जैसे विल नॉट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पास, अगर वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट बी, ठीक है, नॉट बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc। अब यहाँ पास देखिए, क्या वह शाम को टीवी नहीं देख रही होगी, क्या राम आज अपना काम नहीं पूरा कर रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग जो अगर वाक्य में नहीं आ जाए और वाक्य क्या से शुरू हो तो उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पास देख सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, नॉट, तो विल सी नॉट बी, और यहाँ पास राम नॉट बी। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि कुछ ऐसा होगा, अगर अब आपको जानना चाहिए कि WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड क्या होते हैं, तो WH वर्ड क्या होते हैं मैं आपसे बताऊं, WH वर्ड होते हैं व्हाट, यानी क्या होता है, क्या, ऐसे वर्ड जो प्रश्न पूछते हैं, हाउ यानी क्या होता है, कैसे, वाई यानी क्या होता है, क्यों, वेयर यानी क्या होता है, कहाँ, व्हेन यानी क्या होता है, कब, ठीक है। जो ऐसे वर्ड होते हैं जो बाकी के बीच में आके सवाल पूछते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं वह क्यों टीवी देख रही होगी, टीवी देख रही होगी, अब बताइए इसमें क्या है, इसमें WH वर्ड क्या है, इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि ये वाक्य के बीच में आता है, WH वर्ड हमेशा वाक्य के बीच में है और इसकी मीनिंग हमेशा पहले बनेगी, वाई ही विल वॉचिंग टीवी, ठीक है, ये इसका सेंटेंस बनेगा। तो इस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, तो रूल होता है क्या है, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है, हेडिंग डालिएगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड,
फिर क्या आएगा, विल या शैल, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, और ये जरूर आएगा। तो अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, तो एग्जांपल क्या होगा, वह क्या देख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि वाक्य किस टेंस का, तो रही होगी, कंफर्म है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें अच्छा, वाक्य के बीच में क्या आया है, मतलब शुरू में अगर आता तो ये इंट्रोगेटिव का रूल लगता, लेकिन ये क्या है, ये वाक्य के बीच में आया, तो इसमें क्या लगेगा, WH इंट्रोगेटिव का रूल लगेगा। तो इसमें रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या है, इसमें क्या है, तो क्या इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अब विल या शैल, तो विल या शैल इसके अकॉर्डिंग लगेगा, कर्ता के हिसाब से, तो कर्ता क्या कहता है, कर्ता ही है, तो ही के साथ विल, तो व्हाट विल ही बी वॉचिंग, वह क्या देख रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर यहीं पास नहीं शब्द भी है, कहानी में एक ट्विस्ट लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्लस अगर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर विल शैल के बाद क्या जुड़ जाएगा, विल शैल के बाद क्या जुड़ जाएगा, यहां पास नॉट जुड़ के फिर वी, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यहां पास नहीं आ जाए, वह क्या देख रही होगी, वह क्या नहीं देख रही होगी। अब इसमें नहीं की मीनिंग किसके बाद बनती है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के बाद क्या बन जाएगा, ही के बाद नॉट बी वॉचिंग। और एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लिया जाए, राम क्यों स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला रहा होगा, अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, वाक्य के बीच में क्यों आया है, मतलब ये WH इंट्रोगेटिव, अच्छा नहीं भी आया है, तो ये कैसा है, WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो WH वर्ड क्या है, क्यों, तो सबसे पहले वाई, विल या शैल, तो राम के साथ क्या लगेगा, विल, तो वाई विल राम, फिर नॉट, वाई विल राम नॉट बी गो, वाई विल नॉट राम, सॉरी, वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेंटेंसेस, ये टेंस समझ में आया होगा। अगर टेंस समझ में आया तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वो सेशन का नाम क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसके अगले वाले हम लोग किसके बारे में जान रहे होंगे, किसका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो ये कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अगर आज मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है तो हम लोग उतना बेहतरीन तरीके से, मुझे खुद पता है कि हम लोग कवर नहीं किए हैं, बट इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट के जैसे था, तो इंडेफिनिट को हम लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से कवर किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।